इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है नासा के अपोलो 11 मिशन को दिखाते हुए, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग की वजह से चंद्रमा पर पैर रख रहे थे। वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई सारी चीजें एस्ट्रोनॉट पूरी तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि दूर से एक एलियन टेक्नोलॉजी सभी पर नजर रखे हुए है। वो एलियन टेक्नोलॉजी उस समय के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस लग रही थी, जो शायद इंसानों और पृथ्वी पर नजर रखने आए थे। अब समय बीतने के साथ साथ अपोलो 11 मिशन खत्म हो गया और सारे एस्ट्रोनॉट चले भी गए थे। अब हमें पूरे 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नासा वालों ने अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में कुछ रिसर्च करने भेजा था। एक एस्ट्रोनॉट का नाम जेसन तो दूसरे का रे होता है। दोनों लगातार नासा द्वारा डिसाइड किए गए पॉइंट पर अपनी स्पेसशिप लेकर जाते ही रहते हैं। तभी उन्हें अपने रडार पर एक अजीब सी चीज दिखाई दी थी। उस चीज के थोड़ा और पास जाने पर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो कोई एस्टेरॉइड या फिर बड़ा सा पत्थर नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही बड़ी एलियन स्पेसशिप होती है जो एक ही जगह पर रुकी हुई थी। अब जेसन और रे को किसी भी हालत में पता लगाना है कि उसके अंदर मौजूद क्या हो सकता था, इसीलिए जेसन हिम्मत करके उस एलियन स्पेसशिप के ऊपर चला जाता है अपनी छानबीन करने के लिए। हालांकि जेसन को स्पेसशिप के अंदर कोई एलियंस या फिर दूसरे जीव मिले ही नहीं, बल्कि उसे तो वहाँ ह्यूमन की एक डेड बॉडी मिली होती है जो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। उसके ठीक साइड में एक बड़ा सा अंडा भी रखा होता है जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब जेसन ने डिसीजन लिया कि वो इस डेड बॉडी और अंडे को पृथ्वी पर लेकर जाएंगे रिसर्च करने के लिए। हालांकि स्पेसशिप के बारे में भी जेसन और रे ने अपने हेडक्वार्टर में बता दिया था। अब कुछ दिनों के अंदर अंदर वो दोनों नासा के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपनी रिसर्च करेंगे। नासा की पूरे वैज्ञानिकों की टीम तो उस अंडे और डेड बॉडी पर नजर रखे हुए थी, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर एक ह्यूमन की बॉडी उस स्पेसशिप पर कैसे पहुंची। और देखने पर ऐसा लगता है कि ये कई 100 साल पुरानी है। साथ ही साथ उस रेड कलर के बड़े से अंडे के बारे में भी उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चला था। वो तो पूरी तरीके से खोखला होता है, जिसके ऊपरी भाग को काटा नहीं जा सकता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने डेड बॉडी और उस बड़े से अंडे को एक स्पेशल चैम्बर में रख दिया, जहां से कोई बाहर नहीं आ सकता था। अब यहाँ सारे एस्ट्रोनॉट्स और वैज्ञानिक अपने रिपोर्ट्स देखने चले गए होते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट में उस रेड कलर के अंडे में से अजीब तरीके का एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है। दरअसल ये वही एलियनॉइड रोबोट था जिसे कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया होता है, और अब वो रोबोट एक्टिवेट होकर अपने सारे एडवांस चीजें बाहर निकालता रहता है। उसने तो अब नासा के सारे हेडक्वार्टर का डेटा हैक करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो सारी इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में स्टोर कर सके। साथ ही साथ उस रोबोट को इतना तो समझ में आ चुका था कि इंसान काफी बड़े हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए उसने अपनी एबिलिटीज का यूज करके उस डेड बॉडी को वापस से जिंदा कर दिया और अपने रेड कलर के अंडे को उसके सर की जगह पे लगा दिया। वो रोबोट तो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफी सारी चीजें बॉडी में ऐड करता जा रहा था, जिससे कि कुछ ही देर में उसका साइज काफी बड़ा और भयानक हो जाता है। हालांकि अभी इसके बारे में किसी को अंदाजा ही नहीं था। सारे एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा होता है कि पावर कट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। एक सेक्रेटरी जब चेकअप करने के लिए जब वो चैम्बर ओपन करती है, तभी वो एलियनॉइड रोबोट जो काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा हो चुका था, उसने तो सेक्रेटरी को एक ही बार में जान से मारकर खत्म कर दिया होता है। और अब वो एलियनॉइड रोबोट चैम्बर से बाहर निकल चुका था, जो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। नासा के सारी सिक्योरिटीज वहां आ चुकी थी रोबोट को रोकने के लिए, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो रोबोट अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो तो सामने आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा ही नहीं छोड़ता और जान से मार देता। देखते ही देखते अब उस रोबोट को रोकने के लिए काफी सारी सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ चुके थे, लेकिन एक वैज्ञानिक अपने सिक्योरिटीज को रोक रहा था हमला ना करने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एलियन सभ्यता हमसे खुद बातचीत करना चाहती है, इसीलिए हमें उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो वैज्ञानिक तो धीरे धीरे रोबोटिक एलियनॉइड के पास जाने लगा और बात करने की कोशिश करने लगा, पर शायद वो एलियनॉइड इंसानों से बिल्कुल बातचीत करने की मूड ही में नहीं होता, और अब उसने तो तुरंत ही वैज्ञानिक को अपना दुश्मन समझकर हमला कर दिया था। वैज्ञानिक तो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। उसके अगले ही मोमेंट में सारे सिक्योरिटी वालों ने प्रोटेक्शन के लिए फायरिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था, बट परेशान कर देने वाली बात ये होती है कि उन सभी गोलियों का एलियनॉइड रोबोट पर कुछ असर ही नहीं होता। और अब तो एलियनॉइड रोबोट सारे वायर्स को पकड़कर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर रहा था, जिससे कि उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को जोर का झटका देना स्टार्ट कर दिया। कोई भी एलियनॉइड रोबोट से तो लड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब जेसन भी वहां पर आ जाता है, जो उस रोबोट की कोई कमी ढूंढने लगा था। जेसन जल्द से जल्द एक वेंटिलेशन एरिया में चला जाता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़कर उस रोबोट के एकदम ठीक ऊपर पहुंच चुका था। जेसन नोटिस करता है कि भले उस रोबोट की पूरी बॉडी काफी ज्यादा सॉलिड थी, लेकिन रोबोट के सर में वही लाल कलर का अंडा होता है, जिसकी मदद से वो कंट्रोल कर रहा था। जेसन को यह अंदाजा हो जाता है कि यही उसका वीकेस्ट पॉइंट हो सकता है।
है, इसीलिए उसने अपनी शॉटगन निकाली और एलियन के सर में गोली मार दी, जिससे कि एलियनॉइड रोबोट की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जेसन ने आखिरकार वो काम करके दिखा दिया था जो पूरी सिक्योरिटी वाली आर्मी नहीं कर पाई थी। पर आखिरकार उन सभी को इस बात का आभास हुआ कि एलियन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो सकती है। अब नासा वाले तो इन सारी चीजों पर डीप रिसर्च भी करने लगे थे। यहाँ अब जेसन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आ चुका था। दरअसल कुछ समय पहले जेसन का डाइवोर्स हो चुका था, क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, और यही रीजन होता है कि जेसन की वाइफ ने उसे छोड़ दिया और किसी दूसरे के साथ चली गई। जेसन का एक बेटा था जो समय समय पर उससे मिलने आया करता। अब उसे अपने सबसे प्यारे दोस्त रे का कॉल आता है जो उसे पार्टी में बुला रहा था। जेसन भी रे के साथ एक बहुत ही बढ़िया क्लब में चला जाता है। रे तो पूरी तरीके से सिंगल था, लेकिन फ्लर्ट करने में पीछे नहीं हटता। अब जेसन के आने के बाद रे ने उसे खुशखबरी दी कि नासा वालों ने हमें एक इम्पोर्टेंट मिशन दिया है। इस एलियनॉइड रोबोट के हमले के बाद उन्हें हम पर काफी ज्यादा भरोसा हो चुका है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम चंद्रमा की सतह पर जाकर कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्च करें। हमारी टीम में तो रॉजर नाम का एक दूसरा एस्ट्रोनॉट भी मौजूद होगा जो हमारी मदद कर सकता है। रॉजर और रे ने तो इस इम्पोर्टेंट मिशन के लिए हाँ कर दी होती है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब नासा वालों ने जेसन, रॉजर और रे को चंद्रमा की मिशन पर भेज दिया था। रॉजर नाम का एस्ट्रोनॉट तो एक दूसरे ऑर्बिटर में ही बैठकर उन सभी को गाइड करने वाला था, इसीलिए अब जेसन और रे अपना अपना स्पेस सूट पहनकर रोवर के ऊपर बैठकर उस टारगेटेड पॉइंट की तरफ चल जाते हैं। रास्ते में जाते समय हमें दिखाया गया कि जमीन के अंदर से वही पुराना वाला रोबोट बाहर निकलता है जो कि चंद्रमा की जमीन पर 20 सालों से मौजूद था। वो एलियनॉइड रोबोट तो उन सभी की सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा होता है, बट इस खतरनाक चीज के बारे में जेसन और रे दोनों को ही नहीं पता था। अब रास्ते में जाते समय उनका रोवर पत्थरों के बीच में थोड़ा सा फंस जाता है, इसीलिए जेसन और रे अपना बाकी का रास्ता पैदल ही तय करते हैं। दरअसल नासा वालों को चंद्रमा की जमीन पर अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे थे, इसीलिए वो चाहते हैं कि जेसन और रे उस जगह पर जाकर अपनी छानबीन करें। थोड़ी देर के अंदर अंदर वो उस जगह पर पहुंच भी गए थे, लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की जमीन पर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद था। ये स्ट्रक्चर तो किसी एलियनॉइड बेस जैसा लग रहा होता है, जिसके एकदम टॉप पर रोशनी वाले सिग्नल्स मिल रहे थे, और यही सारे सिग्नल्स नासा के हेडक्वार्टर में मिले होते हैं। अब जेसन और रे ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उस जगह पर जाने का डिसीजन भी ले लिया होता है। उन्हें तो रास्ते में कई सारे इंसानों के स्केलेटन्स भी दिखाई देते हैं, जिससे कि उन्हें कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि ये जगह बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अच्छी बात तो ये थी कि नासा वालों ने इस बार उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही एडवांस वेपन्स भी दिए होते हैं, जिसे हाथ में लेकर रॉजर और रे उस बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर लेकर चले जा रहे थे। उन दोनों को तो चारों तरफ इंसानों के स्केलेटन्स और एलियंस के कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई मैदानी जंग हुई हो इंसानों और एलियंस के बीच। बट रे बताता है कि शायद ऐसा नहीं है, ये जरूर कोई एक्सपेरिमेंटल एरिया लग रहा होता है जहाँ पर एलियंस ने इंसानों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अब वो दोनों उस रास्ते से ट्रेवल करते हुए एक छोटे से चैम्बर में पहुंच जाते हैं। उस चैम्बर के एकदम बीचों बीच एक स्लीपिंग पॉड मौजूद था, जिसे अच्छे से देखने के बाद उन दोनों को उसके अंदर एक लेडी सोती हुई दिखाई देती है। हालांकि जेसन और रे ने कोई भी बटन्स दबाए नहीं होते, लेकिन वो स्लीपिंग पॉड ओपन हो चुका था, और अब वो दोनों किसी भी तरीके से उस लेडी को स्लीपिंग पॉड में से बाहर निकालते हैं। वो लेडी तो शुरुआत में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रॉजर और रे पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी रॉजर ने अपना हेलमेट बाहर निकाल कर दिखाया कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो लेडी तो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश में आने पर पता चला कि वो लेडी तो इंसानी भाषा बोल ही नहीं पाती, वो तो सिर्फ पास ही में पड़े एक स्केलेटन को पकड़कर रो रही थी। शायद ये जिस आदमी का स्केलेटन होगा वो इस लेडी के काफी करीब हो सकता था। नेम प्लेट पर नाम देखने के बाद रॉजर और रे को पता चलता है कि इसका नाम मैरी है, और अब जेसन उसे समझा रहा था कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें पृथ्वी पर लेकर जा सकते हैं जहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। इसीलिए मैरी सिंबल लैंग्वेज अच्छे से समझकर अपना एडवांस स्पेस सूट पहन लेती है, जिससे कि वो उन दोनों के साथ जा सके। रॉजर और रे तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि मैरी के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो उनसे कई ज्यादा एडवांस होती है, और अब वो तीनों तैयार होने लगे उस बड़ी सी चैम्बर में से निकलने के लिए। यहाँ हमें दिखाया गया कि अब वो एलियनॉइड रोबोट बाहर आकर उनके स्पेसशिप के अंदर कुछ गड़बड़ी करते जा रहा है। ये सारे सिग्नल्स रॉजर को मिल रहे थे जो कि ऑर्बिट में मौजूद था, इसीलिए वो तुरंत ही जेसन और रे को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हारे स्पेसशिप के साथ
कोई खिलवाड़ कर रहा है और उसमें कुछ खराबी आ चुकी है, इसीलिए तुम लोग जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंचो। जैसे ही जेसन और रे को ये खबर मिली, उस चैम्बर से बाहर निकलते समय उनके ऊपर मकड़ी जैसे एक रोबोट ने हमला कर दिया था। शुक्र की बात ये होती है कि जेसन और रे के पास एडवांस वेपन्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्पाइडर एलियन को धूल चटा दी और उसे डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल गए। वो तीनों तो अब रोवर में बैठ जाते हैं और टारगेटेड पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, बट उन्हें तो कहीं भी अपना स्पेसक्राफ्ट तो दिखाई नहीं दे रहा था। चंद्रमा की जमीन पर सिर्फ उन्हें कुछ अजीब तरीके के निशान दिखाई देते हैं जो कहीं दूर जा रहे थे। इसीलिए अब जेसन और रे ने डिसाइड किया कि वो इसी निशानों का पीछा करते चले जाएंगे, शायद उन्हें अपनी स्पेसशिप मिल जाए। थोड़ी दूर तक आगे चलने के बाद उनका रोवर भी खराब हो जाता है, इसीलिए अब उन तीनों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। कुछ देर के अंदर ही अंदर वो एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच गए थे जहां पर एलियन की एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप होती है जो उन्होंने कुछ साल पहले देखी थी। हालांकि उस समय एलियन स्पेसशिप को देखकर लग रहा था कि उसके अंदर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस एलियन स्पेसशिप को कोई ठीक करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए एलियंस ने इंसानों द्वारा लाए गए स्पेसशिप को अपने काम में ले लिया, जिससे कि वो अंदर के पार्ट्स निकालकर अपनी स्पेसशिप को ठीक कर सके। अब रॉजर और रे एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं कि पहले कौन जाएगा स्पेसशिप के अंदर। दोनों ही मैरी के सामने अपना इंप्रेशन बहुत ही अच्छा देना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक जमीन के अंदर से एक एलियनॉइड रोबोट बाहर निकलता है, जिसने कि जेसन को पकड़ लिया था और वो उसे मारने लगा। बट रे और मैरी किसी भी तरीके से लगातार फायर करते हुए उस रोबोट की खोपड़ी को उड़ा देते हैं, पर उन रोबोट्स की संख्या तो कमी नहीं होती, क्योंकि जमीन के अंदर से फिर कोई दूसरा रोबोट बाहर निकल जाता है। बट इस बार रोबोट ने रे को पकड़ लिया था, जो उसके सूट में काफी ज्यादा छेद कर देता है। हालांकि जेसन और मैरी रे की मदद कर रहे थे उस रोबोट को खत्म करने में, बट वो एलियनॉइड रोबोट रे को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। थोड़ी देर बाद रोबोट तो खत्म हो गया था, लेकिन जे के पास अब ज्यादा टाइम नहीं होता बचने का। वो तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। रे ने जेसन से सिर्फ इतना कहा कि इन सारे एलियनॉइड रोबोट्स को पृथ्वी पर पहुंचने मत देना। उसी समय जेसन को रॉजर का मैसेज आता है, जो चंद्रमा की ऑर्बिट में मौजूद था। रॉजर कह रहा था कि मेरे ऑर्बिटर में कुछ खराबी आ चुकी है, जैसे कि इसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। रॉजर ने अपनी सारी टेक्निक्स लगा ली, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता और अब तो उसका ऑर्बिटर बुरी तरीके से चंद्रमा की जमीन पर आकर लैंड हो जाता है। इस धमाके के अंदर रॉजर की बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। यानी कि अफसोस की बात यह थी कि अब सिर्फ चंद्रमा पर जेसन और मैरी ही बचे हैं। दोनों थोड़ा सा मायूस हो चुके थे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं होता जिससे कि वो पृथ्वी पर जा सकें। वो दोनों तो अब उस जगह पर सरवाइव करने की चीजें ढूंढने लग गए थे। सबसे पहले जेसन थोड़ा आराम करने के लिए वहाँ पर टेंट बना देता है। इस टेंट के अंदर पूरी तरीके से ऑक्सीजन समा जाती थी, जिससे कि उन्हें स्पेस सूट पहनने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जेसन और मैरी तो अपना कुछ समय बिताने के लिए उस चैम्बर के अंदर चले गए थे। मैरी भले ही लैंग्वेज नहीं बोल पा रही थी, लेकिन वो जेसन को देखकर समझ जाती है कि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है अपने साथियों की मौत का। इसीलिए वो दोनों क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को सहारा देते हैं। जेसन और मैरी तो काफी ज्यादा पास आ चुके थे और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बाहर की तरफ से अजीब तरीके की आवाजें आने लगी। इसीलिए उन्होंने अपना सारा करंट वाला काम बंद करके स्पेस सूट पहन लिया होता है। यहाँ हमें रे की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसे कि एलियनॉइड रोबोट अपने बॉडी के अंदर शामिल कर रहे थे और अब वो रे की डेड बॉडी पर पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं, जो कि उस टेंट को आकर पूरी तरीके से तोड़ने लगा था। वो रे के बॉडी में मौजूद एलियनॉइड जेसन और मैरी पर हमला करता जाता है, लेकिन जेसन और मैरी का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो चुका था। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर रोबोटिक एलियन जो कि रे के बॉडी में मौजूद होता है, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर उस जगह पर कई सारे एलियंस आ चुके थे, जिसकी वजह से जेसन और मैरी काफी कमजोर पड़ जाते हैं। थोड़ी देर में ही उन सारे एलियनॉइड रोबोट्स ने लगातार हमला करके जेसन और मैरी को अपना बंदी बना लिया था। डराने वाली बात यह होती है कि उन सभी एलियंस ने अपनी स्पेसशिप को ठीक कर लिया होता है, जो अब डायरेक्टली बढ़ रही थी पृथ्वी की तरफ अपना कब्जा करने के लिए। स्पेसशिप के अंदर मैरी और जेसन को भी कैद करके रखा गया था। वो दोनों तो उस जगह पर देखते हैं कि एलियंस ने इंसानों के कई सारे बॉडी पार्ट्स को काट कर वहां रखा हुआ है, यानी कि वो उनके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन जेसन यहाँ पर सारी बातें समझ चुका था कि एलियंस और इंसानों के बीच की लड़ाई काफी सालों पहले से चलती आ रही है। शायद पहले इंसान काफी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे, लेकिन एलियंस ने हमला करके उनकी टेक्नोलॉजी चुरा ली और मैरी भी उन्हीं लोगों में से आखिरी इंसान बची है
जो काफी ज्यादा एडवांस थे। अब तो उस जगह पर एक एलियनॉइड रोबोट भी आ जाता है जो एक कटिंग मशीन का यूज करके जेसन और मैरी के बॉडी पार्ट्स अलग करना चाहता था, जिससे कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन जेसन किसी भी तरीके से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया था, जिससे कि वो तुरंत ही उस एलियनॉइड रोबोट पर हमला करके उसे डिटोरिएट कर देता है। साथ ही साथ उसने मैरी को भी छुड़वा लिया था। वो दोनों तो अपना स्पेस सूट पहनकर जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ नासा को जब अपने भेजे गए मिशन में से कोई भी सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे, तब वो चंद्रमा पर अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स का एक रेस्क्यू मिशन भेजते हैं। उनका वो रेस्क्यू मिशन वाला स्पेसशिप अब चंद्रमा की तरफ पहुंचने ही वाला था। जेसन और मैरी जब उस स्पेसशिप के बाहर की तरफ जाते हैं, तभी उन्हें काफी सारे अंडे दिखाई दिए थे, और ये अंडे एलियंस के वो एडवांस बच्चे होते हैं जो आगे चलकर एलियनॉइड रोबोट्स की संख्या बढ़ाएंगे। यानी कि अब जेसन को पता चल चुका था कि अगर ये स्पेसशिप पृथ्वी पर किसी भी तरीके से पहुंच गई तो हमारी इंसानियत का पूरी तरीके से खात्मा हो सकता है। इसलिए इन सारी चीजों को अंतरिक्ष में ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जेसन और मैरी जब थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें अपना लैंडर दिखाई देता है, जिससे कि वो चंद्रमा पर लैंड हुए थे। जेसन के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया था। उसने इशारों में मैरी को समझाया कि हमारे लैंडर के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अगर मैं हमारे लैंडर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया तो ये पूरी स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एलियन के वो सारे अंडे भी पैदा होने से पहले ही खत्म हो सकते थे। इसीलिए अब जेसन बड़ी हिम्मत करके मैरी के साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पर उसने अपने ऑर्बिटर के मेन सिस्टम को ऑन करके सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया था। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर वो पूरी स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाली थी। इसीलिए अब जेसन और मैरी स्पेसशिप से दूर जाने लग जाते हैं। यहाँ नासा के रेस्क्यू मिशन वाले भी अब उस बड़े से एलियन स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने तो एलियन स्पेसशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नासा के हेडक्वार्टर को सेंड कर दी थी, जिससे कि एक एस्ट्रोनॉट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हालांकि उन सारे एलियनॉइड वाले स्पेसशिप ने रेस्क्यू मिशन वाले स्पेसशिप पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जेसन द्वारा एक्टिवेट किया गया सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड का टाइमर भी खत्म हो जाता है, और उसके ब्लास्ट होने के कारण एलियन स्पेसशिप के चीथड़े उड़ गए थे। रेस्क्यू मिशन वाले जेसन और मैरी को देख लेते हैं जो अंतरिक्ष में भटक रहे थे, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जा रहा था जब जेसन और मैरी अपना मिशन खत्म करके पृथ्वी पर वापस लौट जाते हैं। मैरी ने तो अब हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहने का डिसाइड कर लिया था। साथ ही साथ वो जेसन से शादी भी कर लेती है, जिससे कि वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन तभी हमें जेसन के चेहरे पर दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नहीं है। दरअसल उसके दिमाग पर भी एलियंस ने शायद कंट्रोल पा लिया था, और अब शहर के पास ही में मौजूद एक गराज के अंदर हमें वही छोटा सा अंडा दिखाया जाता है, जो शायद अंतरिक्ष में से एलियन स्पेसशिप में हुए धमाके में से निकलकर पृथ्वी पर आकर गिर गया था। वो अंडा तो अब एक्टिवेट होता है और उसके अंदर से तो वही एलियनॉइड रोबोट बाहर निकला, जो शायद अब आगे चल के एलियंस की पूरी सेना तैयार करेगा, और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।